तो चलो, एक टर्म है इम्पल्स, एक टर्म है इम्पल्स, है ना? क्या होता है, कोई बता सकता है? इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। डेफिनेशन नहीं आता। अच्छा, मतलब बता सर, दो। जो हाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे जो फोर्स कांटेक्ट में। हाँ, जो कॉन्टेक्ट, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स पर मारेंगे तो। बताओ। हाँ ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए short interval of time, large force acting for a short interval of time is known as what? Is known as impulse. Is known as इम्पल्सिव फोर्स। impulse, है ना? ठीक है, चलो, तो जब लार्ज तो इसका एग्जाम्पल होगा जब हम लोग बैट से मारते हैं बॉल को। हाँ, तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि when we hit a ball from a bat, ठीक है? और सर जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, या जो डोर को नॉक करते हैं, वो भी हम लोग इम्पल्स फोर्स में ले सकते हैं। कैरम बोर्ड में सर स्ट्राइकर से मारते हैं तब। हाँ चलो ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आगे हम लोग आते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इम्पल्स क्या होता है या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। जो फोर्स यस सर, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली इम्पल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली ये जो इम्पल्स है ना, ये प्रोडक्ट है फोर्स एक्सर्टेड और कितने समय तक वो उस ऑब्जेक्ट पे या उस टारगेट पे या उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स इनटू टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज डिफाइंड, impulse is defined as the product of force and time for which it acts, है ना? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिखे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो पहले ये लिखो, उसके बाद ऊपर में हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला पॉइंट मिटा देते हैं। एक लाइन हो जाएगा। यस। हाँ, ऊपर वाला मिटा देते, कोई बात नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इम्पल्स इक्वल टू लिख देंगे हम लोग, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, है ना? इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, तो J इक्वल टू एफ इंटू टी लिख सकते हैं। इम्पल्स को हम लोग J से डिनोट करेंगे, तो J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इंटू टी। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? खुद देख लो ना, SI यूनिट हम लोग देखो, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो SI यूनिट भी मालूम हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है ना? न्यूटन और सेकंड। यस सर। टाइम का सेकंड हो गया, डेस नहीं भी देंगे चलेगा, न्यूटन। तो SI यूनिट ऑफ इम्पल्स हो गया न्यूटन सेकेंड। अब देखो, अब तुम लोग को मालूम होगा कि सिंस इट इज रिलेटेड विथ फोर्स, देन इम्पल्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसके ऊपर एरो हम लोग लिखा के वेक्टर क्वांटिटी शो कर सकते हैं। हाँ, तो इम्पल्स के पास दोनों चीज क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा डायरेक्शन भी है। इम्पल्स को क्या से डिनोट करते हैं? जे फॉर जोकर, ठीक है? तो इम्पल्स के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक लिखो, उसके बाद आगे और देखते हैं। इसमें पहले लिख लो। मिटा दे, हो गया? यस सर। हो गया। चलो, अब हम लोग रिलेशन देखते हैं कि इंपल्स और मोमेंटम के बीच में कोई रिलेशन है क्या, देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, है ना? रिलेशनशिप अच्छा निकालने में लगता है कि नहीं लगता है, बताओ। यस सर। हाँ, अभी तुम ही लोग निकालते जाएगा, हम पूछते जाएंगे, है ना? चलो, तो रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, क्योंकि तुम लोग है जीनियस। क्या है? जीनियस। हाँ, चलो, J इक्वल टू F इंटू टी। तो बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए। बहुत अच्छा, M इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू टी। ठीक है, हमारे पास ये A आ गया, A को फर्दर और एक्सपेंड कर सकते हैं। एक क्या, एक वी एक माइनस यू बाई टी। V माइनस यू बाई टी, बहुत अच्छा। और अब जो करने में अच्छा लगता है वही करेंगे। क्या करने में अच्छा लगता है? काटने में। काटने में। काटने में। टी कट गया और हमारे पास Yes. बचा J इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। V और ये minus mu. एम बी और एम यू क्या है? एम बी और एम यू क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस रेट इनिशियल ऑफ चेंज मोमेंटम। ऑफ मोमेंटम। ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, रेट रहता तो टाइम रहता, जस्ट चेंज इन मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज Yes. यस इन सर। मोमेंटम। तो ये रिलेशन निकल के आया इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो तुम्हारे टॉपिक में ये नहीं है, फिर भी किसी किसी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, इससे कोई रेफरेंस बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ, तो ये हेल्पफुल होगा टॉपिक। ठीक है, सर तो एग्जाम में आएगा ना? नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेने में क्या आसानी है ना? यस सर। चलो, तो हो गया। Sir, 1 minute. ओके, सर बोलो। सिनॉप्सिस में दिया फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से अप उसको हम अप लोग टू बाद में न्यूटन। डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक आएगा। ओके चल, हो गया। यस सर। ओके, तो अब आते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। और इसके बाद सारा एग्जाम के बाद तुम लोग इससे रिलेटेड न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी है उससे रिलेटेड तुम लोग को एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी यस सर। Yes, sir. तीनों लॉ का तब तक सोच के रखना तुम लोग, है ना? यस सर। और अब तुम लोग तो का रिकॉर्ड भी होगा, तो फिर से वीडियो में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोनों लॉ को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, बताओ? The other Every two body किसी बॉडी पे Yes. किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसके वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? यस सर कर सकते हैं। हाँ, यस सर कर सकते। तो फर्स्ट लॉ हमको बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है कि whenever we apply a unbalanced force it will change its velocity। बात समझ में आ रहा है? यस बोलो। सर। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ यस सर। मोशन स्टेट दैट, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, है ना? स्टेट दैट unbalanced
force can change a velocity of body, can change a velocity of body, है ना, velocity of body। यही ना पढ़े थे कि ये body in a rest will remain in rest, body in a motion will remain in motion unless Unbalanced force act upon it. unbalanced force हाँ, act तो on it. अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तो उसके वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आया? बोलो। Yes sir. ठीक है। तो और सेकेंड लॉ ऑफ हमको मोशन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि कितना फोर्स चाहिए, कितना एग्जैक्ट फोर्स चाहिए किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। F इक्वल टू एम इंटू ए पढ़े थे हम लोग, है ना? Yes sir. सेकेंड लॉ Yes sir. हाँ, तो ये लॉ हमको बताता है कि एग्जैक्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट ए बॉडी, है ना? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट एग्जैक्टली ये बस शॉर्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, तो पहले पढ़े हम लोग एग्जैक्टली हाउ मच फोर्स इज needed to produce acceleration on a body, to produce acceleration on a body। तो इस चीज को नोट कर लेना है, कर लो, यानी कि F इक्वल टू एम इंटू ए, है ना? इसको नोट कर लेना है। Yes sir, कर लिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ये बताता है कि जो फोर्स का इफेक्ट है वो बॉडी पे क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना? Yes फोर्स sir. लगाएंगे तो किस तरह का चेंजेस हमको बॉडी पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion tells us the effect of force produced on a body, effect of force produced on a body। ठीक है? सर उधर नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम ये टर्न कर देते हैं कैमरा। अब दिखा? दिख गया ना? यस सर, दिख गया। Yes sir. मिटा दे। Yes sir. ठीक है। सर वो पॉइंट नहीं मिटाइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ वाला, साइड वाला। नहीं मिटाइए। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है? ठीक है, ये रिलेशन बताता है तुम्हारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ये फोर्स के बीच का ही रिलेशन बताता है कि फोर्स अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, है ना? यानी कि फोर्स के बीच का ही रिलेशन वो बताता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो बोर्ड पे हम लोग एक्शन की, है ना, फोर्स लगाए, तो बोर्ड भी क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, और क्या करेगा? उतना ही फोर्स हम पे लगाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूटन अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट व्हाट? Opposite reaction. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन gives a relation between force themselves, between
फोर्स देमसेल्व्स। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको रिलेशन बताता है, फोर्स के बीच का ही रिलेशन बताता है। तो वही रिलेशन को आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। हो गया? यस सर। सर Yes. एक सेकंड सर। हाँ ठीक, 1 सेकंड हो गया। हाँ सर मेरा भी हो गया। चल। क्या हुआ? एक लड़का बोला सर 1 सेकंड। बस 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 तो सर बस माइक पर माइक बंद करो। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सब लॉ भूल जाता है, ये लॉ कोई नहीं भूलता है। भूलता है क्या? नो सर। नहीं बोलता है। नहीं भूलता है। वैसे कोई लॉ भूल नहीं सकता है अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ के देखें। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर, Yes, वो sir. हमारा इनका लाइफ में होते रहता है। हाँ, फर्स्ट लॉ को क्यों भूलेगा? फर्स्ट लॉ को तो हम लोग देखते हैं कि कोई चीज अगर रखा हुआ है तो उसी पोजीशन पे है ना, जब तक उसको हम लोग फोर्स लगा के वहां से रिप्लेस ना करें। ठीक है, कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ना रोक दें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों समझ में नहीं आएगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी एप्लीकेशन देखते हैं, खेलने वक्त देखते हैं, ब्रिक्स वगैरह को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो उस वक्त देखते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तो पूछो नहीं, है ना। हम लोग चलते हैं या गाड़ी चलता है या हम लोग स्विम करते हैं तो हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. ठीक है, अपोजिट रिएक्शन। और पता है कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन और रिएक्शन है वो हाँ डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगा। एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। जैसे मान लो कि हम जो पैर में जूता पहने हैं उसमें व्हील लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उस जूता को? स्केट बोलते हैं ना। Yes, Yes, sir. skating shoes. चलो ठीक है, कोई भी शूज है मतलब चक्का लगा हुआ उसमें, समझ लेना। और हम बोर्ड को धकेल रहे हैं, तो बोर्ड को जब धकेल रहे हैं दैट इज माय एक्शन। बोर्ड को गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा? बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. और बोर्ड क्या करेगा? रिएक्शन। वो भी रिएक्शन देगा। उतना ही फोर्स से हमको पीछे की ओर धकेलेगा और वो मोशन दिखेगा क्योंकि हम लोग क्या लगा लिए? स्केटिंग शूज वाला शूज। हाँ, व्हील इसीलिए लगाए हैं ताकि हमारे शू और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कम हो, है ना। नहीं तो पता चला कि अगर नहीं लगाए हुए दीवार को धकेल रहे हैं तो क्या मेरा मोशन दिख रहा है? No, sir. अब तो बोल देगा सर, आप तो बोले कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट मींस आपका मोशन होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा कि मेरा मोशन क्यों नहीं हो रहा? जब हम बोल रहे स्टेटमेंट कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम एक्शन लगा रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, अब सर बोर्ड हम पे रिएक्शन सर लेकिन बोर्ड एक्शन लगा रहा है सो नहीं दिख रहा है।
वो कैसे दिखेगा? अभी एक रिजिड बॉडी है, ये फिक्स बॉडी है ना? अब उतना अमाउंट अब हमको साउथ का तो हीरो है नहीं। अगर साउथ का हीरो रहते तो हो सकता है कि दीवार को सिर्फ छूते तो चला जाता, मतलब हाँ वो सर, बहुत फल सिखाता। हाँ वो इमेजिनरी सीन है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि बोल देगा कि हम फोर्स नहीं लगा रहे, अगर बोर्ड को धकेल रहे हैं विथ ऑल माई माइट, जितना मेरा शक्ति है उतना पूरा लगा के इसको धकेल रहे हैं, तो क्या बोलेगा? सर आप तो बोर्ड पे फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, है ना? अगर लगाते तो जरूर घसक जाता। ऐसा बोलेगा क्या? नो सर, नो सर। लेकिन ये दिखाने की कोशिश हम किए, एक मिनट, लेकिन ये दिखाने की हम कोशिश किए कि हाँ हम एक्शन लगा रहे हैं, तभी बोर्ड हम पे रिएक्शन लगाया और तभी हम पीछे की ओर चले गए। अगर व्हील वाला जूता पहने थे तो, है ना? व्हील नहीं पहने तो हमारे ग्राउंड और फील्ड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नहीं है। मोशन बात समझ में आया? यस ठीक है, सर। समझ में आया? ओके, यस तो इसको मिटा। अब मत बोलना सर इसमें क्या होगा जब कोई हम लोग को एक कस के लगाएगा, है ना? तो क्या हम लोग भी एक कस के लगा देंगे? तो मन है तुम्हारा, वो अलग बात है, लेकिन उसमें एक्शन रिएक्शन का कोई बात नहीं। हाँ, हमारा जो हाथ हमारे गाल पे पड़ा, ये हाथ हमारे पे क्या लगा रहा है? हमारे गाल पे ये हाथ लगा, एक्शन लगा रहा है। अब ये गाल हमारे हाथ पे क्या करेगा? रिएक्शन रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो बात समझ में आया ना? यस सर, हट्टा कट्टा आदमी का पीठ में मारेंगे तो हम लोग का हाथ में ही चोट लग जाएगा। हाँ, बाकी अगर कोई मारता है, स्लैप करता है, तो तुम्हारा डिसीजन है, गांधी जी बन सकता है या सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। ठीक है, चलो अब ये वाला आगे देखते हैं। सर, ये वाला लॉ क्या दोनों बोला? पुश और पुल दोनों में होगा ना? हाँ, दोनों में, सब चीज में होगा, हर चीज में एप्लीकेबल होगा। चलो अब कुछ हम लोग देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं कि जैसे मान लो ये है हमारा प्यारा सा टेबल। क्या है? टेबल टेबल। यहाँ पे रखा हुआ है वुडन ब्लॉक, ये है वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक का कोई ना कोई तो मास होगा, बताओ। यस सर। जिसके कारण Yes, इसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा? टेबल की ओर, टेबल पे। टेबल पे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन। एक्शन। और टेबल भी इस वुडन ब्लॉक पे, याद करो हम लोग नॉर्मल फोर्स पढ़े थे ना? नॉर्मल फोर्स पढ़े थे, टाइप ऑफ फोर्स जब कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे थे, है ना? तो ये टेबल भी इस वुडन ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। ये रिएक्शन, ठीक है? यानी कि F1 जो है, F1 क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड। किसी का माइक अंकित माइक ऑन ऑफ है, करो बंद करो। अंकित। फोर्स एक्सर्टेड, मेरा ऑफ है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब बंद कर लिया जिसका ऑन था। फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक on tabletop, on tabletop, ठीक है? फिर F2 क्या है? F2, और इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्शन। रिएक्शन। एक्शन बोलेंगे, रिएक्शन। F2 रिएक्शन। F2 रिएक्शन है। और ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? जो टेबल टॉप इस वुडन ब्लॉक पे लगा रहा है ना? लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल टॉप ऑन वुडन ब्लॉक, ठीक है? वुडन ब्लॉक। तो हम लोग पढ़े ना कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम लोग इसमें क्या ऐसे लिख सकते हैं? F1
इक्वल टू -F2 लिख सकते हैं। राइट साइड कीजिए कैमरा। राइट साइड देखो, इसमें हम लोग क्या F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं? बोलो, -F2। यस सर। यस यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट, दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना देता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ reaction force, the direction of reaction force which is opposite to the action, which is opposite to the action। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो, ये मेन था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे ये वॉकिंग में कैसे एप्लीकेबल है, तो कौन समझाएगा कि जो हम लोग चलते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे एप्लीकेबल है? कौन बताएगा? बताओ। सर हम लोग अपना फीट से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड में, और हम लोग को अपोजिंग फोर्स ग्राउंड की एक्शन के रूप में देता है। हाँ, क्योंकि हम लोग फीट को पीछे की ओर धकेलेंगे, दैट इज माय एक्शन, एंड द ग्राउंड विल पुश इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स, दैट इज रिएक्शन। एज वी नो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स से हम पीछे की ओर ग्राउंड को धकेलेंगे, ग्राउंड उतने ही फोर्स से हमको आगे की ओर धकेलेगा, और इस तरह हम लोग आगे चल सकते हैं, है ना। स्विमिंग में भी ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो जब स्विम करते हैं तो हम लोग वाटर को क्या करते हैं? पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, फॉरवर्ड में रिएक्शन। हाँ, फॉरवर्ड में रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड में वाटर उतने ही रिएक्शन फोर्स से हमको आगे की ओर भेजेगा, आगे की ओर मूव करने में मदद करेगा। तो हम लोग बहुत सा इसका एप्लीकेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? बोलो। बॉल में स्ट्राइक करेंगे। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़े कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। सेम बॉडी पे एक्ट करता है कि अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है? डिफरेंट बॉडी, अलग अलग डिफरेंट बॉडी, अलग अलग। हाँ ठीक है। और रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। जैसे ही एक्शन 4 साल के बाद रिएक्शन फोर्स लगेगा, या 4 घंटा के बाद रिएक्शन फोर्स लगेगा, जैसे ही एक्शन लगाएंगे वैसे तुरंत रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। यस और सर। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि फोर्सेस आर ऑलवेज अकर इन पेयर। जो फोर्सेस है हरदम पेयर, क्योंकि पता है ना कि एक्शन लगा रहे हैं तो रिएक्शन मिल रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्शन, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर। बात समझ में आया? बोलो। यस सर।